पूज्य आदरणीय डॉक्टर प्रवीण शुक्ल जी उपस्थित हो गए हैं और मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ सर, आपका पटल पर बहुत बहुत स्वागत है सर। और आपके सम्मान में मैं क्या ही कहूंगी सर कि अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय हर एक जगह पर आपका नाम हर कोई जानता है। बस यही कहना चाहती हूँ कि हर तरह से कविता, गजल, गीत, हर तरह से प्रवीण, और संचालन में प्रवीण, संयोजन में प्रवीण। और मुझे लगता है कि आपके मम्मी पापा ने आपका नाम प्रवीण ही इसलिए रखा है कि कल आप बड़े होकर उनके उस नाम को सार्थक करें। मैं नमन करती हूँ आपके माता पिता को कि मतलब इतनी खूबसूरत व्यक्तित्व आपका है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका पटल पर। और हास्य व्यंग के ओज के एक शानदार कवि डॉक्टर प्रवीण शुक्ल जी, जिन्होंने पद्मश्री अशोक चक्रधर जी पर पीएचडी की है। कितना खूबसूरत ये विषय होगा जिस पर आपने पीएचडी की है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, बहुत स्वागत। हार्दिक स्वागत, अभिनंदन सर। बहुत आपको मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं, इतने मन से आपने मेरा परिचय करवाया इस पटल पर। और इस अभूतपूर्व ऐतिहासिक श्रृंखला जो ये चल रही है हमारे इस पृष्ठ के माध्यम से, उसके लिए सबसे पहले प्रणाम करना चाहूंगा इस अविस्मरणीय कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर हरीश नवल जी को। मुझे लगता है कि 1 सितंबर से 14 सितंबर तक अनवरत जो ये काव्य यज्ञ चल रहा है, विश्व में पहली बार ऑनलाइन इस तरह का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। और हम सबके लिए बहुत ही गर्व की, गौरव की और आनंद की अनुभूति की बात यह है कि श्रेष्ठ व्यंग्यकार, साहित्यकार, और मैं तो ये कहूंगा कि मेरे बड़े भाई और संरक्षक डॉक्टर हरीश नवल जी इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। दूसरा साधुवाद देना चाहूंगा नरेश चंद्र जोशी जी को, जिनकी परिकल्पना में ये सारा का सारा विचार आया और उन्होंने इसे क्रियान्वित करने की तरफ आगे बढ़ाया। तीसरा धन्यवाद देना चाहूंगा मेरी बहुत ही प्यारी छोटी बहन भूमिका जैन को, जो आगरा में निवास करती हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि भैया आना है। हालांकि आज एक मीटिंग थी, व्यस्तता थी, लेकिन कुछ लोगों का अधिकार ऐसा होता है कि उन्हें कहा जाता है कि उनका अनुग्रह भी आदेश है और उनका आदेश भी अध्यादेश है। तो मैं बहुत सारी शुभकामनाएं उन्हें भी देता हूं कि ईश्वर उन्हें बहुत यशस्वी करे, बहुत आगे बढ़ाए। कुछ पंक्तियों के साथ एक समय सीमा है, अधिक से अधिक हमें काव्य पाठ आप तक पहुंचाना है। जैसा मेरे बारे में बता दिया गया कि मैं हास्य व्यंग का कवि हूं, तो मैं अपने उसी स्वरूप के साथ कुछ कविताएं आपकी सेवा में प्रस्तुत करने की तरफ अपने काव्य पाठ का शुभारंभ करूंगा। पिछले दिनों कोरोना के कारण पूरे भारतवर्ष में लॉकडाउन रहा और सब लोगों की हालत खराब थी। तो देखिए कवियों की क्या स्थिति थी। मैं एक छंद से बात शुरू करता हूँ, सुनिएगा। स्वागत है सर। लॉकडाउन, कोरोना काल और कवियों की स्थिति। हास्य व्यंग का कवि प्रवीण शुक्ल। देखिए अपने ढंग से बात आप तक पहुंचाता हूँ कि कुछ घबरा रहे थे, कुछ गीत गा रहे थे, कवियों के यहाँ जाने कितने धड़े हुए। उस समय अजीब स्थिति थी, किसी से पूछते थे तो वो कहता था मैं तो डिप्रेशन में जा रहा हूँ, कवि सम्मेलन बंद हो गए, घर में ही पड़ा हूँ हताश। और कोई कोई हम जैसा मस्त भी था। उन्होंने कहा कि कोरोना हमारा क्या कर लेगा, कोई बात नहीं है, 2-4 दिन किताबें पढ़ेंगे, अच्छी रचनाएं लिखेंगे और ये काल भी अल्टीमेटली कट जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो देखिए मैं सुना रहा हूँ आपको, आप आनंद लीजिएगा। मैं एक बार जरा माइक वगैरह सेट कर लूं ताकि आप सब लोग मुझे बहुत बेहतर ढंग से सुन पाएं और मैं रेखांकित करके कविताएं आप तक पहुंचा सकूं। कि कुछ घबरा रहे थे, कुछ गीत गा रहे थे, कवियों के यहाँ जाने कितने धड़े हुए। खाली पीली बैठकर मोबाइल चैट कर, कोई मुर्दे उखाड़ रहा था गड़े हुए। कितने दिनों तक बैठना पड़ेगा घर, कि कितने दिनों तक बैठना पड़ेगा घर। प्रश्न ऐसे ऐसे जाने कितने खड़े हुए। दुनिया को रात दिन कविता सुनाते थे जो, घर में वो सुनते थे बीबी से पड़े हुए।
घर में वो सुनते थे बीबी की पड़े हुए, घर में वो सुनते थे बीबी की पड़े हुए। तो ऐसी भी स्थिति थी। जी बिल्कुल। एक छंद मैं आपको और सुनाता हूँ। धन्यवाद आप सभी का जो इस पटल के माध्यम से मुझे सुन रहे हैं। एक छंद और सुनिएगा। प्रेम बिहारी स्वागत जी, डॉक्टर हरीश नवल जी, अजय अंजाम, जी मेरे बहुत प्यारे जी भाई, मुझे सब लोग नजर आ रहे हैं। जी सुनाता हूँ स्वागत है सर। कि कविता की गठरी उठाए हम घूमते थे, हीरो बनने फिरते थे नगर नगर के, कितनी ही मालाओं ने हमें माला माल किया, कितने मुकुट शुभाशीष बने सर के, कितने मुकुट शुभाशीष बने सर के, कि घर में जो 4 दिन कभी नहीं टिकते थे, कि घर में जो 4 दिन कभी नहीं टिकते थे, घर में घुसे हुए थे देखो वो भी डर के, लॉकडाउन में ऐसी हालत हुई थी तब, कवि जी ने काम काज सीख लिए घर के, कवि जी ने काम काज सीख लिए घर के, कवि जी बहुत ने काम खूबसूरत। काज सीख लिए घर के। कुछ छंद आपको और सुनाता हूँ। पूरे बहुत सही, देश बहुत में मुझे खूबसूरत जाना सर। जाता है छंदों के कवि के रूप में। तो जी देखिए मैं कुछ छंद आपको सुनाता हूँ। एक ऐसी स्वागत सुंदरी, उसने विचित्र वेशभूषा बना रखी है अपनी, उसे समाज के अलग अलग लोगों ने देखा। तो देखिए वो सुंदरी उन्हें कैसी लगी जिसने अपनी जी विचित्र वेशभूषा बना रखी है। मैं कुछ छंद आपको सुनाता हूँ। स्वागत है सर। और आज कुछ ऐसे भी छंद सुनाता हूँ इस पटल से जो मैंने बहुत कम सुनाए हैं, मंचों पर भी कम सुनाए हैं। तो एक छंद अचानक पहले वो याद आ गया, वहां से बात शुरू करता हूँ। आपके इस पटल पर अलग अलग रंगों के कवि आएंगे। मैंने भी श्रृंगार रस की खूब कविताएं लिखी हैं, गजलें लिखी हैं। वीर रस में भीष्म प्रतिज्ञा बड़ी फेमस हुई। लेकिन एक तो हास्य व्यंग वो के हम कवि के रूप वो में, हम आगे जरूर सुनेंगे सर, उसको मैं लेके बैठी अच्छा हूँ कि बीच में जरूर सुनेंगे। चलिए देखते हैं समय सीमा में हम क्या सुना पाते हैं। मेरा जी आज मन है कि वो कविताएं भी मैं इस पटल से लोगों तक पहुंचाऊं जो लोगों ने अब तक नहीं सुनी है। ऐसी बहुत स्वागत। कविताएं हैं। तो जी अवश्य। देखिए देखिए श्रृंगार का क्या प्रभाव पड़ता है। कई बार श्रोताओं पर श्रृंगार का क्या प्रभाव पड़ता है और अलग अलग पढ़ने वालों पर क्या प्रभाव पड़ता है। एक अलग तरह का छंद सुनिए कि विद्यापति के पदों में खूब है श्रृंगार रस, गुरुजी पढ़ा रहे थे एमए वाली क्लास में, राधा तन पर छाई पड़ी जब शाम की तो सांस में भी सांस घुली प्रेम रस रास में, पद को पढ़ा के रास्ते से गुजरे गुरुजी, कि पद को पढ़ा के रास्ते से गुजरे गुरुजी, एक छोरा छोरी बैठे देखे पास पास में, छोरा बोला क्लास में ये समझी ना पद भाव, इसीलिए समझा रहा हूं इसे घास में, इसीलिए समझा रहा हूं इसे घास में, इसीलिए समझा रहा हूं इसे घास में। तो बहुत कई खूब बार सर, बहुत। यूनिवर्सिटी में आप जाकर देखिए तो वहाँ एक अलग तरह की रीटीचिंग चलती रहती है। लड़के लड़की घास में किताब लेके बैठे रहते। एक छंद और सुनिएगा कि बहुत मेरे मन का छंद है और मेरा बहुत प्यारा अजय अंजाम और भूमिका भी मुझे नजर आ रहे हैं, आप सभी लोग जी सुन रहे हैं। देखिए ये मेरे बिल्कुल अलग मन का छंद है। हमारे हिंदी साहित्य को 4 कालखंड बनाए गए, आदि काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। रीति काल वो हमारा कालखंड है जिसमें बहुत घोर श्रृंगार की कविताएं लिखी गई। तो देखिए मैंने एक हास्य व्यंग के कवि के रूप में एक छंद में अपने ढंग से बात कहने की कोशिश की है। सुनिएगा। स्वागत है सर। भारत की हालत बिगाड़ी पॉपुलेशन ने, इसे रुकवाने का प्रबंध कर दीजिए, इलू इलू जुम्मा चुम्मा सरका के खटिया को गाए जाने वाले गाने मंद कर दीजिए, गाए जाने वाले गाने मंद कर दीजिए, कामदेव की जो पूरी आरती उतारते हैं, कि कामदेव की जो पूरी आरती उतारते हैं, बंद ऐसे श्रृंगारिक छंद कर दीजिए, बाढ़ पॉपुलेशन की रोकना जो चाहते हो, रीति काल को बढ़ाना बंद कर दीजिए, रीति काल को पढ़ाना बंद कर दीजिए, रीति काल को पढ़ाना बंद कर दीजिए। तो गुरुजी ने कहा कि भैया तुम श्रृंगार रस भी नहीं पढ़ना चाहते, तुम रीति काल भी नहीं पढ़ना चाहते, तो हे यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले मेरे प्यारे छात्रों, आप पढ़ना क्या चाहते हो? तो देखिए हमारे उन छात्रों ने गुरुजी से क्या कहा और उनका तर्क देखिएगा, विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों का, कि हम क्या पढ़ना चाहते हैं और क्यों पढ़ना चाहते हैं। हास्य व्यंग का एक छंद सुनिएगा। स्वागत है सर।
कि वीर रस में हमारा मन ज्यादा रम रहा, आशा है गुरु जी आप मन से पढ़ाएंगे। तमाम लोगों का ध्यान चाहूंगा, महत्वपूर्ण पटल पर महत्वपूर्ण लोग जुड़े हैं और हास्य व्यंग के इस तेवर पर आपका विशेष मन चाहता हूं मैं। कि वीर रस में हमारा मन ज्यादा रम रहा, आशा है गुरु जी आप मन से पढ़ाएंगे। श्याम नारायण पांडेय और दिनकर की परंपरा में हम नाम को लिखाएंगे, कि परंपरा में हम नाम को लिखाएंगे। नाम ना लिखा पाए तो इतना जरूरी है कि नाम ना लिखा पाए तो इतना जरूरी है कि पढ़कर वीर रस वीरता दिखाएंगे। अगली पंक्ति पर आपकी मोहब्बतें मुझ तक पहुंचे। कि नाम ना लिखा पाए तो इतना तो है जरूरी, पढ़कर वीर रस वीरता दिखाएंगे। यूनियन के चुनाव होंगे जब कॉलेज में, खोपड़ा विरोधियों का फोड़ कर आएंगे। खोपड़ा विरोधियों का फोड़ कर आएंगे। खोपड़ा विरोधियों का फोड़ कर आएंगे। तो हमारे आजकल के जो युवा हैं वो अलग अलग रसों में अलग अलग तरह का अपना उद्देश्य पूरा करना चाहते हैं। कुछ छंद और सुनाता हूँ आपको। मैं तो आपको प्रथम पंक्ति में सुन रही हूँ, जो दर्शक दीर्घा में सुन रहे हैं सर, उनकी भी हंसी निकल रही है कि खोपड़ा विरोधियों का फोड़ कर ही आएंगे। बहुत ही खूबसूरत सर, तब हंसी रोक ही नहीं पाई, मैं भी नहीं रोक पाई सर। देखिए एक छंद आने खूब हंसिएगा, हंसने के लिए ही लिखे हैं। अन्य रसों में ये सुविधा प्राप्त है, आप गीत सुन लीजिए और गीत में आप मौन होकर सुन लीजिए तो सुनाने वाला कहता है जी डूब कर सुन रहे हैं। करुण रस सुनाइए, आप ताली ना बजाएं तो वो कहते हैं जी ये करुणा के सागर में डूब गए हैं। हास्य रस के कवि का सबसे बड़ा संकट ये है कि यदि वो हास्य रस की कविता सुनाए और लोग हंसे ना और ताली नहीं बजाएं तो वो ये भी नहीं कह सकता कि ये रस में डूब गए हैं, ये भावपूर्ण हो गए हैं। तो उसके पास तो बेचारे के पास कोई बहाना भी नहीं है। उसकी तो एकमात्र स्थिति यह है कि वो हास्य सुना रहा है तो आपकी हंसी ही उसका पारिश्रमिक है, आपकी हंसी ही उसका उत्साह है, आपकी हंसी ही उसकी ऊर्जा है। सुनिएगा, मैं कुछ छंद आपको और सुनाता हूँ क्योंकि अजय सुन रहे हैं। हरीश नवल जी का आशीर्वाद मुझे लगातार मिल रहा है और वो लिख रहे हैं। शीतल वाजपेयी जी भी बहुत प्रिय कवित्री हैं हमारी। देखिए आजकल राजनीति में जिस तरह से दल बदल हो रहा है, ये नहीं पता लगता कि 4 दिन पहले किस पार्टी में नेता था, 4 दिन बाद किस पार्टी में आ जाएगा। और फिर कई बार तो स्थिति यह है कि चुनाव किसी और पार्टी से के टिकट से लड़ा, सरकार किसी और की बन रही है तो 4 लोग लेके वहां चले गए, मंत्री पद के लिए अंत तक दल बदल कर लिया। तो ऐसे दल बदलुओं से दुखी होकर मैंने एक हास्य व्यंग का छंद लिखा है। मेरी प्यारी बहन भूमिका लगातार मुझे शुभकामनाएं दे रही है। भूमिका और अरे जुड़ी हुई है। ममता तो हमारे हृदय में निवास करती हैं, गाजियाबाद की हैं और मेरी बहुत प्रिय कवित्रियों में बहुत श्रेष्ठ गजलें कहती हैं, गीत कहती हैं। मेरे गुरुजी कुंवर बेचन जी का भी बहुत सानिध्य उन्हें प्राप्त हुआ, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। और तमाम लोग जो सुन रहे हैं, मैं जिनके नाम नहीं ले पा रहा उनको भी मैं प्रणाम करता हूं। और एक छंद सुनिएगा, दल बदलुओं से दुखी होकर मैंने ये छंद लिखा है, सुने। स्वागत है। कि वो डरने का झूठ का है बोलबाला, यहाँ कोई भी नेता मिला ना सच्चाई के घर में। आजकल हास्य व्यंग में बतरस ज्यादा आ गया है, लेकिन ईश्वर की कृपा है कि मैंने हास्य को कविताओं के माध्यम से भी कहने का प्रयास किया है। कि वो डरने का झूठ का है बोलबाला, यहाँ कोई भी नेता मिला न सच्चाई के घर में। गांधी जी की नीतियों की बात जो भी करते थे वो भी मुझे मिले नहीं गांधी की डगर में। मैंने कहा मेंढकों की टर टर में मिलेंगे, कि मैंने कहा मेंढकों की टर टर में मिलेंगे या मिलेंगे कहीं किसी खटर पटर में। ढक्कन उठा के मैन होल का तू झांक लेना, दल बदलू मिलेंगे तैरते गटर में। दल बदलू मिलेंगे तैरते गटर में, दल बदलू मिलेंगे तैरते गटर में, दल बदलू मिलेंगे तैरते गटर में। मुझे लगता है कि चाहे वो सत्ता के किसी भी शीर्ष पर चले जाएं, लेकिन दल बदलुओं की तो असली जगह यही है जिनकी ना कोई आस्था है, ना कोई नीति है, ना कोई विचार है और केवल कुर्सी के लिए वो काम कर रहे हैं। एक छंद और सुनिएगा। व्यंग्य और हास्य को आपने कितनी खूबसूरती से जोड़ा है सर, व्यंग भी, कटाक्ष भी और हास्य भी इसमें से उत्पन्न हो रहा है। बहुत खूबसूरत। जी जी, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत शुभकामनाएं।
एक छंद और सुनिएगा, ये मेरी बहुत पसंद का छंद है और मेरे गुरुजी थे अल्हड़ बीकानेरी, तो उन्होंने कहा कि प्रवीण इस तुकांत में 4 ही तुकांत हो सकते हैं, 5वां तुकांत डिक्शनरी में नहीं मिलेगा और तुमने चारों तुकांतों का प्रयोग कर लिया इस छंद में। देखिए मैं चमचे की विशेषताएं बताता हूं आपको, असली चमचे की क्या विशेषताएं हैं इस देश में, और आनंद लीजिएगा, शुद्ध हास्य रस में बात कह रहा हूं। कि कोई ना था आसपास, नेताजी भी थे उदास, चोरी छिपे नेताजी की दुम हुआ चमचा। असली चमचा वो है जिसकी चमचागिरी कर रहा है उसे भी पता ना लगने दे कि मैं तेरी चमचागिरी कर रहा हूं। कि कोई ना था आसपास, नेताजी भी थे उदास, चोरी छिपे नेताजी की दुम हुआ चमचा। नेताजी के बंधन में हर अभिनंदन में, उनके माथे का कुम कुम हुआ चमचा। उनके माथे का कुम कुम हुआ, माथे का तिलक, उनके माथे का कुम कुम हुआ चमचा। नेताजी हंसे तो मुआ, तालियां बजाने लगा। उसे नहीं पता कि किस बात पे ताली बजा रहा हूं, पर नेताजी हंस रहे हैं और चमचागिरी करनी है तो वो उनके साथ साथ चल रहा है। कि नेताजी हंसे तो मुआ, तालियां बजाने लगा, दुखी होने पर गुमसुम हुआ चमचा। अगली पंक्ति पर आपका ठहाका भी चाहूंगा और आपका प्रेम भी चाहूंगा। कि नेताजी हंसे तो मुआ, तालियां बजाने लगा, दुखी होने पर गुमसुम हुआ चमचा। नेताजी की सभा में जो जूतों की बौछार हुई, गधे के सींग जैसा गुम हुआ चमचा। 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 बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी तालियां और आपकी मुस्कुराहट मेरा उत्साहवर्धन कर रही है। और हरीश जी को तो मैंने बता दिया कि वो मेरे लिए बड़े भाई भी हैं, मेरे संरक्षक भी हैं, और मेरे लिए जिस प्रकार से वो कविताओं के बारे में समीक्षाएं करते हैं, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के एक सर्वश्रेष्ठ समीक्षक और आलोचक की अध्यक्षता में मैं काव्य पाठ कर रहा हूं, तो ये भी मेरे लिए सौभाग्य की बात है। कुछ छंद मैं आपको और सुनाता हूं और फिर वो कविताएं सुनाऊंगा इन छंदों के बाद में जो मेरे मित्रों ने आज तक मुझसे नहीं सुनी, बिल्कुल अलग तेवर की वो कविताएं जो किसी ने भी नहीं सुनी है। मेरी 21 किताबें प्रकाशित हैं और मेरे मित्र लोग जो मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि प्रवीण पर ईश्वर ने बड़ी कृपा की है। मुझे तो कुछ नहीं आता जाता, ये सब माँ सरस्वती का आशीर्वाद है कि उन्होंने मुझसे 9 के 9 रसों में कविताएं लिखवाई। पहले मैं कुछ हास्य रस के छंद आपको सुनाता हूँ, फिर वो कविताएं भी सुनाऊंगा जो अनछुई कविताएं हैं, अब तक मैंने किसी को नहीं सुनाई है। सुनिएगा। एक ऐसी सुंदरी, उसने विचित्र वेशभूषा बना रखी है। सुंदरता से मेरा विरोध नहीं है, लेकिन कोई सुंदरी ब्यूटी पार्लर में जाए, वहां से तैयार होकर आए और उसे देखकर ऐसा लगे किसी दूसरे ग्रह का प्राणी हिंदुस्तान की जमीन पर उतर आया है, तो एक हास्य व्यंग का कवि, हास्य व्यंग का कवि, देखिए हास्य व्यंग विसंगति और विद्रूपता से पैदा होते हैं, तो उस विसंगति पर मैंने क्या कहा है आप आनंद लीजिएगा। स्वागत है। एक ऐसी सुंदरी, उसने विचित्र वेशभूषा बना रखी है, उसे अलग अलग लोगों ने देखा तो उन्हें वो कैसी लग रही। सुने, नरेश चंद्र जोशी भी बीच बीच में मुझे शुभकामनाएं दे रहे हैं, उन्हें भी मैं प्रणाम करता हूं। कि फोटोग्राफर ने एक आंख मीच कर कहा जिसे खींचता रहूं वो पोज लगती हो तुम। किसको क्या लगी इस बात पर ध्यान रखिएगा। फोटोग्राफर के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है उसके कैमरे का पोज, बस यहीं से ही आपका ध्यान चाहूंगा। कि फोटोग्राफर ने एक आंख मीच कर कहा जिसे खींचता रहूं वो पोज लगती हो तुम। खाट पे पड़े हुए मरीज ने कहा कि मुझे जीवन बचाने वाली डोज लगती हो तुम। जीवन बचाने वाली डोज लगती हो तुम। माली बोला बार बार सूंघने को मन करे, कि माली बोला बार बार सूंघने को मन करे, नया नया खिला रेड रोज लगती हो तुम। लार टपकाते हुए चौबे जी ये कहने लगे, लार टपकाते हुए चौबे जी ये कहने लगे, भूखा 4 दिन से हूँ भोज लगती हो तुम। भूखा 4 दिन से हूँ भोज लगती हो तुम। भूखा 4 दिन से हूँ भोज लगती हो तुम। भूखा 4 दिन से हूँ। सुंदरी वहां से घूमती घूमती एक मुशायरे में, कवि सम्मेलन में पहुंच गई। ऐसा ही कोई कार्यक्रम चल रहा होगा, लेकिन ऑनलाइन नहीं था, ऑफलाइन था। और देखिए उसे एक शायर ने देखा, तो देखिए शायर के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, आनंद लीजिएगा। स्वागत है। कि शायर ने कहा क्यों ना तुम पे गजल कहूं, शायरी का मुझको शबाब लगती हो तुम। आनंद लें।
कविता के जितने पारखी लोग हैं जो कहते हैं कि हास्य व्यंग में कविता आजकल नहीं लिखी जा रही, उनका भी मैं मन चाहूंगा। शुद्ध हास्य व्यंग है ये, घनाक्षरी छंद में है। और मैंने चूंकि हिंदी पढ़ी है, हिंदी पढ़ाई है, छंद विषय वस्तु बदल गई, छंद तो वही हैं। छंद चाहे दोहा आपने लिखा, जो रहीम ने लिखा, जो कबीर ने लिखा, जो छंद हमारे बड़े कवियों ने लिखे। कभी लिखा था महाकवि भूषण ने कि भुज भुज गेस पे भुजंगनी बेसंगनी सिफारे तम तोम से गयंदन के जाल को लागती लपकी कंठ बैरिन के नागिन सी रुद्रई रिझावे दे दे मुंडन की माल को लाल छिति पाल छत्र साल महाबाहुबली कहाँ लो बखान करो तेरी करवाल को प्रतिभट कटक कटिल के ते काटी काटी कालिका सिकिल की कले देती काल को कालिका सी। ये उन्होंने लिखा था महाकवि भूषण ने कि जब छत्रसाल की तलवार चलती है तो कैसी चलती है। छंदों में मात्राएं और विषय वस्तु तो नहीं बदली है, विषय वस्तु बदली है। छंदों का तो जो हमारा विन्यास है, जो उनका स्वरूप है, वो तो वैसा का वैसा ही है। तो ये वही घनाक्षरी छंद है जो 500 वर्ष पहले भी इस देश में लिखा गया, केवल विषय वस्तु बदली। और प्रवीण शुक्ल ने किस ढंग से ये बात कही है, तो मैं सुना रहा हूं आपको कि शायर ने कहा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं ऑनलाइन प्रोग्राम में हूं। आप दोनों महान विभूतियां जिस ढंग से मेरा उत्साह वर्धन कर रही हैं, सौभाग्य है सर कि हम लग रहा है ये हमारा सौभाग्य कि हम आपको पहली पंक्ति में सुन रहे हैं सर। हमने वीआईपी टिकट लिया आपको सुनने के लिए। जी, तो आप जैसे 4 वीआईपीओ पर भी मैं अपनी सारी कविताएं न्यौछावर कर सकता हूँ। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं हजारों लोगों के बीच में कविताएं सुना रहा हूँ, उसी आनंद से, उसी भाव से सुना रहा हूँ कि शायर ने कहा क्यों ना तुम पे गजल कहूँ, शायरी का मुझको शबाब लगती हो तुम, जिसे देख कर मन मांसाहारी होने लगे, शाकाहारियों को वो कबाब लगती हो तुम। जिन सूफियों ने एक बूंद कभी चखी नहीं, कि जिन सूफियों ने एक बूंद कभी चखी नहीं, ललचाती उनको शराब लगती हो तुम। बीए में जो बार बार फेल हो रहा था, बोला सारे ही सवालों का जवाब लगती हो तुम, सारे ही सवालों का जवाब लगती हो तुम, सारे ही सवालों का जवाब लगती हो तुम, सारे ही सवालों का जवाब लगती हो तुम। एक छंद और सुनिएगा। ये दर्शकों की तालियां हैं आपके लिए। बहुत प्रणाम, बहुत बहुत। अरे ममता जी ने तो इतने सारे वाह लिख के भेज दिए। ममता जी, उसके बदले में इतने सारे मेरे धन्यवाद 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 भी स्वीकार कर लीजिएगा। एक छंद और सुनाता हूँ। सब मुझे बहुत प्रेम करते हैं, मुझसे लोग कहते हैं कि प्रवीण तुम्हारी सबसे बड़ी कमाई क्या है। तो मैं सच बताता हूँ, मैं अमेरिका 10 बार कविताएं सुना कर आया, कनाडा में मेरा एकल काव्य पाठ हुआ, दुबई 13 बार गया और बहुत सारे देशों में गया। 3 राष्ट्रपतियों ने मुझे सम्मानित किया। लेकिन मुझे लगता है कि ये सारे पुरस्कार, सारी उपलब्धियां सब एक तरफ है, लेकिन कोई सुनने वाला जब सच्चे मन से, उसके मन से आह निकलती है, उसके सच्चे मन से वाह निकलती है, या मेरे जो सुनने वाले कवि मित्र हैं वो कहते हैं कि प्रवीण आनंद आया तुम्हें सुनकर, तो मुझे लगता है किसी कवि के लिए इससे बड़ा क्या पुरस्कार हो सकता है, इससे बड़ा क्या आपके लिए। जी, उनके तो आशीर्वाद के कारण ही मैं सुना पा रहा हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। एक छंद और सुनाता हूँ, सुनिएगा। शुगर के जितने मरीज मीठा छोड़ चुके, मेरे गुरु थे डॉक्टर कुंवर बेचैन, उनके अंडर में मैंने पीएचडी की। मुझे जब ये छंद सुनते थे तो मेरी कमर पीठ थपथपाते थे और कहते थे मुन्ना, ये तुकांत मैंने जीवन में कभी नहीं सुना जो तुम इस पंक्ति में लेकर आए हो। तो आप ध्यान से सुनिएगा, ये तुकांत आप लोगों ने भी नहीं सुना होगा जो इस पंक्ति में आया है। जी सुनिएगा, आपकी मुस्कुराहट और तालियां दोनों चाहूंगा। शुगर के जितने मरीज मीठा छोड़ चुके, उनको जरूरी इंसुलिन लगती हो तुम। तो सच में इंसुलिन को तुकांत सीरियसली नहीं सुना सर कहीं पर भी। इंसुलिन को लेकर कोई तुकांत, मतलब सच में सर बहुत नया प्रयोग। आप देखिए, फूल लगती हो, चांद लगती हो, खुशबू लगती हो, पराग लगती हो, बहुत सारी ये तो बहुत लोगों ने कहा होगा। इंसुलिन नहीं सुना सर।
इंसुलिन आग लगती लगती हो, है ये पर आग केवल लगती है, ये सब प्रवीण सुना था। शुक्ल ने कहा है जी कि शुगर के इंसुलिन जितने पहली बात। मरीज मीठा छोड़ चुके उनको जरूरी इंसुलिन लगती हो तुम। लाखों अखियों में काले काले मेघ घिरते हैं जब भी जरा सी गमगीन लगती हो तुम। जब भी क्या जरा बात सी है। गमगीन लगती हो तुम। प्रॉपर्टी डीलर हड़पने को आतुर हैं, रियल एस्टेट एजेंट कि प्रॉपर्टी डीलर हड़पने को आतुर हैं, लफड़े की उनको जमीन लगती हो तुम। खांसते खखारते पड़े हुए जो खटिया पे, ऐसे खूसटों को भी हसीन लगती हो तुम। ऐसे खूसटों को भी हसीन लगती हो तुम। ऐसे खूसटों को भी हसीन लगती हो। बहुत अगला सुंदर छंद सर, सुनिएगा। बहुत खूब। स्वागत है ये सर। आपको और भी ज्यादा पसंद आएगा। वो मेरे बहुत मन का छंद है। और देखिए मैंने राजनीति में से किस ढंग से हास्य निकाला है। जी वो सुंदरी घूमती घूमती संसद भवन के पास पहुंच गई, वहां अलग अलग राजनेताओं ने उसे देखा। तो देखिए बहुत खास छंद है ये, मुझे बहुत पसंद है। आप सब स्वागत इसे है। बहुत मन से सुनेंगे तो सारी राजनीति, सारा देश, सारी राजनीति का मनोविज्ञान आप तक पहुंचेगा। और जो एक हास्यरस के कवि का कहन है वो भी शायद आपको पसंद आएगा। सुनिएगा, आपको जी आनंद आएगा। स्वागत है। उस सुंदरी को अलग स्वागत अलग है। राजनेताओं ने देखा, तो देखिए उन राजनेताओं को वो सुंदरी कैसी लगी। सुनिएगा कि कांग्रेसी तुम्हें देख देख के पुकारते हैं, इंदिरा जी जैसी तस्वीर लगती हो तुम। कहा ये समाजवादियों ने पूरी आस्था से, लोहिया की नीति की लकीर लगती हो तुम। लोहिया की नीति की लकीर वाह। लगती हो तुम। लोहिया की नीति की लकीर लगती हो तुम। तृणमूल वाले सारे बात करने लगे कि तृणमूल वाले सारे बात करने लगे कि ममता का हमको जमीर लगती हो तुम। अगली पंक्ति वाह वाह भरपूर वाह। आपका एहसास, मन ठाका, तालियां, उन्मुक्त। आप जहां भी हैं आनंद लें। यदि आप स्क्रीन पर नजर नहीं आ रहे हैं तो अपनी जगह बैठे बैठे आनंद लें कि तृणमूल वाले सारे बात करने लगे कि ममता का हमको जमीर लगती हो तुम। भाजपा वालों ने कहा तुम्हें नहीं छोड़ने के, क्योंकि हमको तो कश्मीर लगती हो तुम। लगती हो क्योंकि तो। वाह हमको वाह तो वाह वाह कश्मीर वाह। लगती हो तुम। क्योंकि हमको तो कश्मीर लगती हो तुम। क्योंकि हमको तो कश्मीर लगती हो तुम। बहुत लंबी श्रृंखला है ये, लेकिन इस बहुत श्रृंखला खूबसूरत का सर। अंतिम छंद आपको सुनाता हूं। उसके बाद फिर स्वागत वो कविताएं, मैंने वादा किया है आपसे कि वो कविताएं भी सुनाऊंगा जो जी अभी तक सर, आप जी लोगों ने नहीं सुनी है। स्वागत। सुनिएगा, जी अंतिम अवश्य। छंद सुनाता हूं। आपको आनंद आएगा कि तुम्हें देखते ही मन नाचने को करता है, मन का मयूर बोला घन लगती हो तुम। जिसके समीप आके शीतलता मिलती है, सर्पों को चंदन का वन लगती हो तुम। बहुत बहुत पांडे जी आपका भी धन्यवाद। सर्पों को चंदन का वन लगती हो तुम। परेशान जिसे आए कर वाले करते हैं कि परेशान जिसे आए कर वाले करते हैं। परेशान जिसे आए कर वाले करते हैं, उसे एक नंबर का धन लगती हो तुम। नेता बोला मार दूंगा सबको तुम्हारे लिए। नेता बोला मार दूंगा सबको तुम्हारे लिए, मुझको तो संसद भवन लगती हो तुम। लगती हो तो। मुझको तो संसद भवन लगती हो तुम। मुझको तो संसद भवन लगती हो तुम। मुझको तो संसद भवन लगती हो तुम। मतलब कौन कौन सी थोड़ा सा उपमाएं तेवर, सर? थोड़ा सा तेवर बदलता हूं। अजय, वो दो छंद सुनो मेरे प्यारे छोटे भाई जी जो मैं मंचों से नहीं सुनाता हूं। स्वागत है सर। और दोनों मेरे बहुत मन के छंद हैं। मिश्रा जी, प्रेम बिहारी जी, ममता जी, हमारे बहुत सारे मिश्र लोग जी, जुड़े हैं सर। हमारे अजय भाई जिनके कमेंट मुझे नजर आ रहे हैं, मेरी बहुत प्यारी छुटकी बहना भूमिका जी। और देखिए दो छंद आपको वो सुनाता हूं जो आप लोगों ने नहीं सुने होंगे। जी मैं स्वागत। कवि सम्मेलन में था दिल्ली में, और सरिता शर्मा देश की बड़ी सुविख्यात कवित्री हैं, वो कविता सुना रही थी। अचानक मुझे लगा कि आकाश मार्ग से कुछ पंक्तियां आ रही हैं, और मैंने वो एक कागज पर लिख दी। ना कॉमा बदला, ना फुल स्टॉप बदला। सिर्फ 20 सेकंड 25 सेकंड में ये छंद अवतरित हुआ था मेरे ऊपर। मैंने लिखा नहीं, मेरे ऊपर ये अवतरित किया माँ सरस्वती ने। मैं सुनाता हूं आपको। हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, एक कवि का जीवन कैसा होना चाहिए, और एक व्यक्ति का जीवन कैसा होना चाहिए। सुनिएगा, जी इस स्वागत है। पटल से पहली बार सुना रहा हूं।
कि रूप को यूं धूप की तरह रखो निखार कर, कामदेव जी से देख के संवरने लगे। ये माना जाता है हिंदुओं के 33 करोड़ देवताओं में सबसे खूबसूरत कामदेव हैं। लेकिन मैं प्रवीण शुक्ल ये कहना चाहता हूं कि आपका व्यक्तित्व, आपका आत्मविश्वास ऐसा होना चाहिए कि जो 33 करोड़ देवताओं में सबसे खूबसूरत माना जाता है वो भी आपको देखे तो उसे लगे कि अरे इसको देख के तो मुझे भी समर जाना चाहिए। तो यदि ये आत्मविश्वास होगा, ये भीतर कॉन्फिडेंस होगा, तो बहुत सारी स्थितियां अपने आप, प्रतिकूल स्थिति भी आपके अनुकूल हो जाएंगी। सुनिएगा कि रूप को यूं धूप की तरह रखो निखार कर, कामदेव जी से देख के संवरने लगे। होठों पे सजा के मुस्कान यूं रखो कि आंसू आंख में आने की सोच के सिहरने लगे, आंख में आने की सोच के सिहरने लगे। खुद पे यकीन यदि हो तो फिर ऐसा हो कि खुद पे यकीन यदि हो तो फिर ऐसा हो कि दुख आगे झुक कर पानी भरने लगे। जीवन को जीना है तो जियो ऐसे ठसके से, मौत जिंदगी को देख कर डरने लगे। मौत जिंदगी को देख कर डरने लगे, मौत जिंदगी को देख कर मरने लगे, मौत जिंदगी को देख कर डरने लगे। एक छंद और सुनाता हूँ। मैं रहने वाला हूँ पिलखवा का और रहने लगा दिल्ली में। ऐसे हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं जो रोजगार के लिए, अपनी नौकरियों के लिए, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए अपने छोटे छोटे गांवों को, कस्बों को छोड़कर महानगरों में आ गए और फंस गए एक ऐसे जंगल में जिसे आप कंक्रीट का जंगल कहिए, जिसे आप, अरे वाह, कृष्ण कुमार जी सुन रहे हैं मुझे, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। कमलेश जी, बहुत बहुत आपको भी प्रणाम करता हूँ। तो देखिए, मैंने एक छंद लिखा कि गांव और शहर के बीच का जो अंतर है, जो अंतर्द्वंद है, वो क्या अंतर्द्वंद है, वो छंद सुनिएगा आप। मेरे भीतर से निकला हुआ छंद है, हम सबके भीतर की अनुभूति है। अजय को समर्पित करता हूँ, जिसको इस वर्ष 1 लाख रुपए का औरैया रत्न पुरस्कार मिला है। अजय, जब कभी औरैया से बाहर निकल कर आते होगे किसी महानगर में, तो ऐसा महसूस करते होगे जो इस छंद में मैंने महसूस किया है। सुनिएगा। मैंने पानी नहीं पिया है और पीऊंगा नहीं, ये सोच के बैठा हूं। चाहे आप जितनी भी देर सुनिएगा, बिना पानी पिए ही सुनाऊंगा आपको। हालांकि जल का गिलास मेरे पास है, लेकिन जब आप जैसे सुनने वाले लोग हैं तो फिर जल की, इस पानी की जरूरत नहीं है। आनंद की रस वर्षा से ही मन भीगा हुआ है, मैं भीगा हुआ। सुनिएगा कि गांव से शहर आके मैंने महसूस किया, यहाँ आदमी को आदमी से प्यार नहीं है। बहुत ध्यान से महसूस करते हुए ये छंद सुने कि गांव से शहर आके मैंने महसूस किया, यहाँ आदमी को आदमी से प्यार नहीं है। वहां दुख एक का नहीं था, पूरे गांव का था। यहाँ तो पड़ोसी पे भी एतबार नहीं है, यहाँ तो पड़ोसी पे भी एतबार नहीं है। यहाँ तो हमारे यहाँ दिल्ली पुलिस ने विज्ञापन निकाले कि यदि कहीं पिकनिक पे जाएं, घूमने जाएं, 2-3 दिन के लिए बाहर जाएं, तो पड़ोसी को भी पता नहीं होना चाहिए कि आप बाहर जा रहे हैं, अन्यथा वो ही आपके घर में चोरी करवा देगा। पहले ये कहते थे कि कहीं जा रहे हो तो आस पड़ोस में बता कर जाओ, भाई मेरे घर का ख्याल रखना। लेकिन महानगरों में नई पद्धति आ गई है कि लॉक लगाकर, इंटरलॉक लगाकर किसी को भी बताए बिना जाइएगा। इसलिए मैंने कहा कि गांव से शहर आके मैंने महसूस किया, यहाँ आदमी को आदमी से प्यार नहीं है। वहां दुख एक का नहीं था, पूरे गांव का था। यहाँ तो पड़ोसी पे भी एतबार नहीं है। माना जिंदगी की रफ्तार तेज हो गई है, इस रफ्तार में भी कोई सार नहीं है। वहां दुख एक का नहीं था, पूरे गांव का था। पहले मन का सितार गूंजता था बार बार, यहाँ मन के सितार में ही तार नहीं है। वहां मन का सितार गूंजता था बार बार, यहाँ मन के सितार में ही तार नहीं है। यहाँ मन के सितार में ही तार नहीं है, यहाँ मन के सितार में ही तार नहीं है। कुछ छंद मैंने सुना दिए। सुनाना बहुत कुछ चाहता था, लेकिन मुझे तो इस समय में ये पता ही नहीं लगा कि छंद सुनाते सुनाते ही इतना समय हो गया। घड़ी मुझे बता रही है कि मेरे काव्य पाठ के 3 मिनट शेष हैं, 8:57 हो गए हैं। 9 बजे तक मुझे आपको कविताएं सुनानी हैं, तो मैं अपनी एक विशेष रचना सुनाते हुए अपने काव्य पाठ का विराम करता हूँ। ये रचना विशेष, इसके शेर पिछले दिनों मुरारी बापू ने कोट किए। इसके
मुख्य शेर को अमिताभ बच्चन साहब ने अपनी ट्वीट पर ट्वीट किया और पूरे देश में ये गजल लोकप्रिय हुई। मैं कई बार फेसबुक पर देखता हूं कि दूसरे लोगों के नाम से भी मेरी ये गजल घूम घूम कर मेरे सामने आ जाती है और लेकिन लोग मुझे कहते हैं कि ये आपकी गजल है और फलाने व्यक्ति के नाम से फेसबुक पर किसी ने डाली है, तो मैं नाराज नहीं होता, मैं मुस्कुराता हूं और मैं कहता हूं कि ना उनसे शिकायत मत करिएगा। ये ऐसे ही है जैसे कोई किसी दूसरे के बच्चे को गोद में लेकर थोड़ी देर खिला ले तो वो बच्चा उसका नहीं हो जाएगा, बच्चा तो उन्हीं माँ बाप का रहेगा जिनसे उसका जन्म हुआ है। लेकिन यदि कोई थोड़ी देर उसे अपनी गोदी में लेकर खिलाना चाहता है तो उसे भी आनंदित होने दीजिए कि बेटा तू भी आनंदित हो ले, ये सुंदर लगा ना बच्चा तो इसलिए तूने अपनी गोदी में ले लिया है। मैं सुनाता हूँ, सुनिएगा। गजल का मतलब ये है, ये मैं अध्यक्ष महोदय को समर्पित करता हूँ, हरीश जी को, और ये उन्हीं के नाम करता हूँ। सुन लीजिए आप। कहता हूँ कि कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं। दोस्तों, जब आदमी तमाम दौलत पा लेता है, तमाम शोहरत पा लेता है, उसके बाद क्या बचता है? वो जीवन में क्या पाना चाहता है? मुझे बताइए आप। आज यदि 78 वर्ष की उम्र में अमिताभ बच्चन साहब कौन बनेगा करोड़पति की हॉट सीट पर बैठे हैं, तो आप जरा सोचकर देखिएगा। कोई वो शोहरत पाने के लिए बैठे हैं और उनकी शोहरत बढ़ जाएगी, शोहरत के सभी पैमाने टूट चुके हैं, या वो धन के लिए बैठे हैं? नहीं, ना वो धन के लिए बैठे, ना शोहरत के लिए बैठे। वो किस चीज के लिए बैठे हैं? बस यही इस गजल के मतले की खूबसूरती है और इसी ने इसे पूरी दुनिया में पहुंचाया। मैं हरीश नवल जी के नाम ये मतला कर रहा हूं और कहता हूं कि कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, जाने किस किस का हौसला हूं मैं। जाने किस किस का, जाने किस किस का, जाने किस किस का। आदमी इसलिए करता है कि 1000 लोग तुझे देख रहे हैं, सूरज इसलिए चमकता है कि पता नहीं कौन कौन उससे रोशनी ले रहा है। कहना चाहता हूं कि कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, जाने किस किस का हौसला हूं मैं। और एक शेर सुनिएगा, आपको अपने आसपास के चेहरे नजर आ जाएंगे, राजनीति के भी नजर आ सकते हैं, मित्रों के भी नजर आ सकते हैं। केवल शेर सुन लीजिए। कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, जाने किस किस का हौसला हूं मैं। और शेर कहता हूं कि दाग खुद के छिपाए फिरता है, दाग खुद के छिपाए फिरता है, और कहता है आईना हूं मैं। और कहता है दाग खुद के छिपाए फिरता है और कहता है आईना हूं मैं। और जीवन में जिसे आपने सबसे ज्यादा मोहब्बत की हो, जिसे सबसे ज्यादा प्रेम किया हो, वो आपकी पत्नी है, आपकी प्रेमिका है, आपकी बिटिया है, कोई भी है, तो उसे ये शेर आप निवेदित कर दीजिएगा कि तुम्हारे प्रवीण भाई ने, प्रवीण अंकल ने, प्रवीण दोस्त ने, जो भी आप कहना चाहें, ये शेर कहा है। कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, जाने किस किस का हौसला हूं मैं। और शेर निवेदित करता हूं कि तेरे किस काम के हैं चारागर, डॉक्टर जिसे आप मोहब्बत करते हैं, तेरे किस काम के हैं, तेरे किस काम के हैं चारागर, तेरे हर रोग की दवा हूं मैं। तेरे हर रोग की, तेरे हर रोग की दवा हूं मैं। हाय उस बेवफा का ये कहना, हाय उस बेवफा का ये कहना, बावफा सिर्फ बावफा हूं मैं। बावफा सिर्फ बावफा हूं मैं, बावफा सिर्फ बावफा हूं मैं। और शेर सुनिएगा मेरे दोस्तों, मैं आनंदित हो जाता हूं। मेरे गुरुवर ने कहा कि प्रवीण, इस गजल का सबसे खूबसूरत शेर है ये। मैं फिर इसे हरीश जी के नाम करना चाहता हूं, जो व्यंग के बड़े रचनाकार हैं, मुस्कुराहटों के बड़े मसीहा हैं। अजय भाई के नाम करना चाहता हूं। कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, जाने किस किस का हौसला हूं मैं। मुझसे गम दूर दूर रहते हैं, जानते हैं कि कह कहां हूं मैं। जानते हैं कि कह कहां हूं मैं, जानते हैं कि कह कहां हूं मैं। और फिर मैं अपनी पसंद का सबसे खूबसूरत शेर आपके इस पटल के नाम करना चाहता हूं।
जिसे मैंने जिया है, जिसे मैंने महसूस किया है। मैंने कहा कि आप जिसे मोहब्बत कहते हैं, जिसे प्रेम कहते हैं, यदि वो आपने जिया है तो ये शेर आप समझ जाएंगे। और यदि सामने वाले की तरफ उंगली इशारा कर दें तो वो इशारा सामने वाले व्यक्ति के लिए है, और यदि ऊपर आकाश की तरफ इशारा कर दें तो वो इशारा ईश्वर के लिए है, भगवान के लिए है, खुदा के लिए है, ईशा के लिए है, नानक के लिए है। शेर सुनिएगा, एक पंक्ति पूरी दुनिया की यात्रा आपको करवाएगी। कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, जाने किस किस का, जाने किस किस का, जाने किस किस का, जाने किस किस का हौसला हूं मैं। और शेर सुनिए कि तू मेरी रूह में समाया है, तू मेरी, बहुत महसूस करके सुनिएगा, तू मेरी रूह में समाया है, सबसे कह दे तेरा पता हूं मैं, सबसे कह दे, सबसे कह दे, सबसे। यदि आपने ईश्वर को मान लिया तो ईश्वर आपके बाहर नहीं मिलेगा, ईश्वर आपके भीतर मिलेगा। यदि आपने किसी को प्रेम कर लिया तो वो व्यक्ति यदि आपके बाहर है तो आपका प्रेम सच्चा नहीं है, और यदि वो आपके भीतर है तो वो बाहर नहीं मिलेगा। समझिएगा, मैं कहना चाहता हूं कि लोग कहते हैं ना, मैंने एक शेर में कहा था, भले ही नहीं प्यार वो उसको अब है। मुझे बहुत आनंद आ रहा है आप सब लोगों को सुनाते हुए। और जो संचालिका महोदया मेरे सामने बैठी हैं, जरा एक बार आप अपना नाम बता दीजिएगा, एक आपका शुभ नाम जानना चाहूँ। मेरा नाम शिल्पा जैन सर, मैं चेन्नई से हूँ। शिल्पा जैन। अरे शिल्पा बहुत अच्छा, तुम बहुत प्रोत्साहित कर रही हो, बहुत मन से सुन रही हो। और जो मैडम नीचे उनके नाम से मैं वो कविताएं सुना रही थी जी, डॉक्टर अनीता भारद्वाज, डॉक्टर अनीता भारद्वाज, चरखी दादरी हरियाणा से। और अरे मैं आ रहा हूँ चरखी दादरी, अभी 26 सितंबर को आ रहा हूँ आपके यहाँ कविताएं सुनाने के लिए। तो मैं आपसे कह रहा था कि अशोक गोयल ने बुलाया है महाराजा अग्रसेन जयंती के प्रोग्राम में, वहां भी सुनाऊंगा। फिलहाल यहाँ सुनिए, कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, जाने किस किस का, जाने किस किस का, जाने किस किस का हौसला हूं मैं। और कहता हूं कि तू मेरी रूह में समाया है। मुझे इतना अच्छा ऑनलाइन सुनाने में आज तक आनंद नहीं आया जितना आज आ रहा है। मैं सच बता रहा हूँ, और ये क्रेडिट गोज टू यू, आपको इसका क्रेडिट जाता है। कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, जाने किस किस का, जाने किस किस का हौसला हूं मैं, तू मेरी रूह में समाया है, तू मेरी रूह में समाया है, सबसे कह दे, सबसे कह दे, सबसे कह दे तेरा पता हूं मैं, तेरा पता हूं मैं। और अंतिम शेर सुनिएगा कि तुझको मंजिल मुझी से मिलनी है, तुझको मंजिल मुझी से मिलनी है, तेरी मंजिल का रास्ता हूं मैं, तेरी मंजिल का रास्ता हूं मैं। कैसे क्या काफिया आपने इस्तेमाल किए हैं और कितना खूबसूरती से आपने पेश किए। थक गया हूं मैं, कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, जाने किस किस का हौसला हूं मैं नहीं थका हूं। मुझे सुनाते हुए 45 मिनट हो गए हैं, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि अभी तो मैंने काव्य पाठी की शुरुआत भी नहीं की है। और मैंने पानी के गिलास को टच नहीं किया है। आप यदि हरीश जी का आदेश होता तो मैं 3 घंटे तक आपको ऐसे ही सुना सकता हूँ, लेकिन इस पटल की भी सीमाएं हैं, मेरी भी सीमाएं हैं, और आने वाले समय में अन्य लोग जुड़ेंगे। मैं चाहता हूं कि ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये कीर्तिमान शामिल हो। मेरा सौभाग्य। फिर दोबारा हरीश जी को प्रणाम, हमारे नरेश चंद्र जोशी जी की इस हिम्मत को प्रणाम, जिन तमाम लोगों ने मुझे सुना उनकी मोहब्बत को प्रणाम, मेरी छोटी बहन भूमिका को बहुत सारा शुभाशीष। नमस्कार, प्रणाम। आप इस क्रम को जारी रखें। इस पटल की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत आभार कि आपने इस पटल पर आकर इस पटल को सही में गौरवान्वित किया है। और आप मतलब इतना बड़ा नाम और इतनी सौम्य छवि, सर बहुत बहुत नमन करती हूँ सर, मैं आपको बहुत बहुत प्रणाम, शत शत नमन, शत शत प्रणाम सर। आपको सुनकर के मुझे गिरीशन अग्रवाल जी की याद आ गई है। वो 4 पंक्तियां आपको समर्पित करती हूँ। वो खुद को पाने की जस्तजू नहीं करता, वो खुद को पाने की जस्तजू नहीं करता, और आईने से कभी गुफ्तगू नहीं करता। वो पढ़ता रहता है आयते दिल की, मगर वो पढ़ता रहता है आयते दिल की, मगर सच है वो खुशबुओं की कभी आरजू नहीं करता, वो खुशबुओं की कभी आरजू नहीं करता। ऐसे ही आप हैं
जिसने कभी खुशबू की चलिए आरज़ू नहीं की, अंतिम लेकिन चार बहुत पंक्तियां और सुन आपने पूरे लीजिएगा। परिवेश को बदल दिया। स्वागत है सर, स्वागत है। मैं अंत में Sorry, चार brother. पंक्तियां और सुना देता हूं, क्योंकि मेरी पहचान की पंक्तियां हैं। बहुत जी, सारे जी। लोगों ने व्हाट्सएप स्टेटस बना लिया है। इन पंक्तियों को मैं देखता हूं तो मेरे मित्रों ने व्हाट्सएप स्टेटस बना लिया है, और स्वागत है सर। अचानक याद आ गई आपका मुक्तक सुनकर। कहता हूं जी। कि जाने कितने अनुभवों का है यही बस सार अंतिम, जाने कितने अनुभवों का, जाने कितने अनुभवों का है यही बस सार अंतिम, तोड़ना मत मन के रिश्तों का कभी भी तार अंतिम, अंतिम। जिंदगी की उलझनों से जूझ के जाना ये मैंने, ना कोई भी जीत अंतिम, ना कोई भी हार अंतिम, हार ना अंतिम। कोई हाँ, भी हाँ, हाँ। जीत बहुत अंतिम, सुंदर। ना कोई भी बहुत जीत बहुत अंतिम, प्रणाम, बहुत ना प्रणाम। कोई भी हार अंतिम, हार अंतिम। जाने कितने अनुभवों का आनंद आ है गया। यही बस सार। सार आनंद आ अंतिम। गया, बहुत आनंद आ बहुत नमन। और अब मैं पटल पर फिर से अनीता जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो संचालन का भार संभालें।